हेलो स्टूडेंट, कल के वीडियो में हमने कॉकरोच का स्ट्रक्चर पढ़ा था, मतलब वाह्य कंकाल। चूँकि कॉकरोच में अस्थियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए उनका जो वाह्य कंकाल होता है वो काइटिन युक्त एक कठोर एवं दंड परत का बना होता है, और वो सभी परतें क्या अलग अलग होती हैं। गर्दन की जो प्लेक काइटिन युक्त परतें होती वो अलग होती हैं, पृष्ठ की अलग होती हैं। ठीक, तो सभी के बारे में पढ़ लिया था। क्योंकि जब कॉकरोच में अस्थियां नहीं पाई जाती हैं तो उनके शरीर को एक मजबूत आधार मिलता है काइटिन युक्त परतों से, तो वो अस्थियों की भांति ही मजबूत और कड़ी होती हैं। इसी प्रकार अगर हम कॉकरोच को मिट्टी में गाप दें या दफन कर दें तो क्या होता है, वो कई दिनों तक जीवित रहता है, क्योंकि जो उसका कवच होता है वो अस्थियों का कार्य करता है, और मिट्टी खाकर भी वो जिंदा रह सकता है, इसलिए वो कई दिनों तक जीवित रह सकता है। ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उपांग, उपांगों के बारे में पढ़ेंगे। उपांग क्या होते हैं? उपांग होते हैं अंग जो उसके गमन में सहायक होते हैं। ठीक, जैसे हाथ पैर होते ना उपांग, ऐसे ही उनके गमन में सहायक कुछ अंग होते, कुछ उपांग होते हैं जो गमन में सहायता करते हैं। और देखो, मुंह के उपांग अलग होते हैं। जो मुंह होता है, मुख में उपांग अलग होते हैं, और जो पृष्ठ भाग होता है उसके उपांग अलग होते हैं। मेन उपांग होते हैं उसके छह मतलब 3 जोड़ी जो पृष्ठ भाग से होते हैं। पृष्ठ भाग में जो उपांग होते हैं उसके गमन में सहायक करते हैं, मतलब 3 जोड़ी, 3 इस साइड और 3 इस साइड। 6 उपांग होते हैं जो गमन में, जिनको हम पैर भी बोल सकते हैं, जिनकी सहायता से वो चलता है। बाकी उपांग जो होते हैं कुछ दो जोड़ी या 3 जोड़ी उपांग होते हैं मुंह में। ठीक, जो उसको खाना को कुतरने में सहायक होते हैं। तो आज हम कॉकरोच के उपांगों के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे कि कॉकरोच में कितने उपांग और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी उपांग। देखो, उपांग जिनके हम आपको चित्र बनाने के लिए कहेंगे तो उनके आप चित्र बना लेना। बाकी जिसके हम नहीं बताएंगे तो उसके चित्र नहीं बनाना। जिनके हम चित्र बनाने को कहेंगे तो उनके आप चित्र बना लेना, और जिनके नहीं कहेंगे उनके नहीं बनाना। ठीक, तो उपांग हेडिंग आपने डाल ली। उपांग में आपको लिखना है संयुक्त या संधित उपांगों की उपस्थिति। संयुक्त या संधित उपांगों की उपस्थिति आर्थ्रोपोडा का विशिष्ट लक्षण है। आर्थ्रोपोडा का विशिष्ट लक्षण है। आर्थ्रोपोडा का विशिष्ट लक्षण है। आदर्श रूप से तो प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी, आदर्श रूप से तो प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी उपांग होने चाहिए। आदर्श रूप से तो प्रत्येक खंड पर एक उपांग होने चाहिए। तो देखो, अगर माना जाए तो कॉकरोच के प्रत्येक खंड पर उपांग होने चाहिए। जितने खंड होंगे उतने उपांग होने चाहिए, लेकिन उतने उपांग नहीं पाए जाते हैं।
परंतु वयस्क कॉकरोच में, परंतु वयस्क कॉकरोच में केवल सिर में 4, वयस्क कॉकरोच में केवल सिर में 4, सिर में 4 तथा वक्ष में 3 जोड़ियां होती हैं, तथा वक्ष में 3 जोड़ियां होती, मतलब सिर में 4 उपांग पाए जाते हैं और वक्ष में 3 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। सिर के उपांग क्या होते हैं? सिर के उपांगों का कार्य होता है उसको गमन में सहायता करना, और मुंह के जो उपांग होते हैं वो भोजन को कुतरने में और भोजन को करने में सहायता करना। ठीक। अब सबसे पहले जब सिर में उपांग पाए जाते हैं और धड़ में भी उपांग पाए जाते हैं, मतलब वक्ष में भी उपांग पाए जाते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे सिर के उपांग। सिर के उपांग, हेडिंग डालेंगे सिर के उपांग। ठीक। तो जो सिर के उपांग है ये पहला हेडिंग है आपका, इसके बाद सिर के सभी उपांग पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद वक्ष के उपांग पढ़ेंगे। तो दूसरी होगी हेडिंग आपकी वक्ष। तो पहली हेडिंग है सिर के उपांग। तो इसमें लिखेंगे सिर में 4 जोड़ी उपांग होते हैं, सिर में 4 जोड़ी उपांग होते हैं। कल से आ जाना। ठीक। कल से तुम आ जाना। देखो अब 10 बजे तक तो होता है, 10 बजे आ जाना। और पहले टाइम है? इससे पहले टाइम है तो नहीं है, 10 बजे कोचिंग से छूटते हैं तो 20 मिनट पहले। आज नहीं गए कोचिंग? आज तो आपको बंद है तो मार्केट में ना। ठीक है, तो कल तुम्हारा लास्ट में पढ़ाएंगे, तो कल से आ जाना। ठीक। ठीक, कल से 10 बजे आ जाना। तुम्हारा 10 बजे से पढ़ा दिया करेंगे, 10:30 आधी घंटा पढ़ाएंगे, लेकिन फिर हमारी कोचिंग होती है उधर। ठीक। तो सिर में जो होते 4 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। तो पहला लिखना है एंटीना या श्रृंगिकाएं। ए नंबर डाल के हेडिंग लिखना है एंटीना या श्रृंगिकाएं। एंटीना या श्रृंगिकाएं। एंटीना जानते हो, आपने देखा होगा, अगर कॉकरोच देखा होगा तो उसके मुंह पर मूंछ जैसी ऐसी संरचना 2 एंटीनाज होते हैं ऐसे। और भी कॉकरोच नहीं देखा होगा तो और भी कुछ कीट होते हैं जिनके मुंह पर ऐसी एंटीना बाल जैसी संरचना होती, लंबी, लगभग जो उस कीट से बड़ी होती है। ये जो एंटीनाज या श्रृंगिकाएं होती हैं ये कॉकरोच से बड़ी होती हैं, मतलब दुगनी होती हैं। ठीक। 2 श्रृंगिकाएं होती हैं जिसे एंटीना या श्रृंगिकाएं कहती हैं। ये भी एक प्रकार के उपांग होते हैं। ठीक है। तो इसमें लिखना है एंटीना या श्रृंगिकाओं में ये शरीर से भी लंबी, ये शरीर से भी लंबी एवं पतली धागे नुमा, एवं पतली धागे नुमा ये शरीर से भी लंबी एवं पतली धागे नुमा गतिशील उपांग होती हैं, गतिशील उपांग होती हैं, गतिशील उपांग होती हैं
मतलब एंटीनाज का ये देखो संवेदी अंग कहे जाते हैं कॉकरोच की। ये सभी प्रकार की संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे भोजन की गंध, स्पर्श, ठंडा गरम, मतलब वातावरण के प्रति जितनी भी संवेदनाएं होती हैं, क्योंकि जो इसका बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो काइटिन युक्त परत का बना, कठोर परत का बना होता है, तो वो संवेदी अंग नहीं होते, सिर्फ एक ही संवेदी अंग होता है, ये एंटीना या श्रृंखला। इससे वो सभी प्रकार की संवेदनाओं को व्यक्त करता है, मतलब गर्म, ठंडा, भोजन के बारे में भी मालूम करता है, मतलब शिकार कहाँ पर है, ठीक। और एंटीना का कार्य ये चारों तरफ को घूमती हैं, ठीक। तो आगे लिखो, पांग होते जो स्पर्श कोमा गंध, जो स्पर्श कोमा गंध, एवं ताप उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, एवं ताप उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करती हैं, एवं ताप उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। इन्हें स्पर्श सूत्र भी कहते हैं, इन्हें स्पर्श सूत्र भी कहते हैं, इन्हें स्पर्श सूत्र भी कहते हैं। प्रत्येक श्रृंग का अपनी ओर से संयुक्त नेत्र के निकट, अपनी ओर से संयुक्त नेत्र के निकट अपनी ओर से संयुक्त नेत्र के निकट एक एंटीनल गड्ढे से निकलती है, एक एंटीनल गड्ढे से निकलती है, मतलब अपनी ओर के, जैसे ये उसका मुख हो गया, ठीक, और ये उसकी आंखें हैं, तो अपनी ओर के इधर जैसे श्रृंगिकाएं हैं, तो अपनी ओर के एक एंटीनल गड्ढा होता है जिससे निकलती है। जैसे हमारे कोई बाल होते हैं, सर के बाल होते हैं, तो जिस स्थान से निकलते हैं वहां पर गड्ढा होता है कि नहीं, ठीक। तो ऐसे ही जो एंटीना या श्रृंगिकाएं निकलती हैं तो उस जगह पर गड्ढा होता है, जिसे कहते हैं एंटीनल गड्ढे या श्रृंगिकीय गड्ढे, क्योंकि श्रृंगिकाएं उसी में से निकलती हैं। ठीक, एक तो अब देखो सिर के उपांग में एक तो एंटीना और श्रृंगिकाएं हो गई। अब बी नंबर डालेंगे। बी नंबर में मुख के उपांग कौन कौन से होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो हेडिंग है मुख उपांग। हेडिंग है आपकी मुख उपांग। अब देखो एक तो जोड़ी ये हो गया, दो होती है, एक जोड़ी ये हो गया, बचे आपके 3 जोड़ी उपांग। बाकी जो 3 जोड़ी उपांग जो होते हैं वो मुख में होते हैं। एक ऊपर का हिस्सा होता है, एक नीचे का हिस्सा होता है और 2 साइड में होते हैं। मतलब ये दोनों एक ही होते हैं। पार्श्व उपांग जो कहे जाते हैं ये एक ही माने जाते हैं। मतलब ये दोनों जोड़ी में होते हैं। तो एक ये हो गए, 2 3 जोड़ी ये हो गए और एक ऊपर एक जोड़ी श्रृंगिकाएं हो गई। जो अगल बगल के होते हैं दोनों एक जैसे त्रिकोणीय टाइप के उपांग होते हैं मुंह के। मतलब अगर हाथ से देखा जाए तो जैसे मान के चलो ये है उसका मुंह, एक ऊपर का हो गया, एक नीचे का होगा, और जो साइड में दोनों हैं, जो साइड में होते हैं ये त्रिकोणीय टाइप के होते हैं। ये दोनों एक एक होते हैं, इसे एक जोड़ी बोलते हैं। तो एक ये हो गया और ऊपर नीचे के और एक ही, 4 उपांग हो गए। तो मुख उपांग में आपको लिखना है, बी नंबर डाल के हेडिंग डालना है मुख उपांग। इसमें लिखना है सिर के शेष 3 जोड़ी उपांग, सिर के
शेष 3 जोड़ी उपांग सिर के शेष 3 जोड़ी उपांग छोटे और मुख द्वार के चारों ओर स्थित होते हैं। छोटे और मुख द्वार के चारों ओर स्थित होते हैं। जो शेष 3 जोड़ी उपांग होते हैं छोटे होते हैं, मुख द्वार के चारों ओर स्थित होते हैं। इन्हें मुख उपांग या मुखांग कहते हैं। इन्हें मुख उपांग या मुखांग कहते हैं। ये भोजन को कुतर कुतर कर खाने के लिए उपयोजित होते हैं या उपयोगी होते हैं। मुख द्वार के चारों ओर ये निश्चित क्रम में स्थित रहते हैं। मुख द्वार के चारों ओर ये निश्चित क्रम में स्थित रहते हैं। मतलब जो मुख द्वार होता है उसके चारों ओर एक निश्चित क्रम में रहते हैं। चारों ओर रहते हैं, ऊपर नीचे नहीं रहते हैं। देखो कॉकरोच का मुंह हमारे जैसा नहीं होता है। इसके जो चारों उपांग होते हैं वो चारों 2 साइड में होते हैं, एक ऊपर नीचे होता है। ये चारों ऐसे अंदर बाहर ऐसे होते रहते हैं, ठीक, साइड में खुलते रहते हैं। इसका मुंह अगर आप देखो तो चारों ओर से फटा हुआ होता है ऐसे, मतलब चारों ओर से फटा हुआ होता है, चारों ओर से खुल जाता है, ऊपर से और साइड से भी ऐसे। ठीक, तो अब इन चारों उपांग, ये 2 उपांग तो हो गए, एक उपांग हो गया है आपका, ठीक। अब इसके बाद जो मुख में उपांग पाए जाते हैं उनको क्रम से लिखेंगे। अब देखो मुख उपांग जो होते हैं 3 जोड़ी बचे, 3 जोड़ी मुख उपांग बचे, 1 जोड़ी का हमने पढ़ लिया। अब मुख में जो 3 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं उनको एक एक करके लिखेंगे। पहला है लेब्रम, लेब्रम पहला जो उपांग होता है लेब्रम। अब लेब्रम क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे। यह मुख द्वार पर सामने ढकी, यह मुख द्वार पर सामने ढकी, कौमा सिर की सबसे निचली चपटी प्लेट नुमा, सिर की सबसे निचली चपटी प्लेट नुमा स्क्लेरोइड होती है। कल हमने बताया था स्क्लेरोइड क्या होती है। स्क्लेरोइड होती मतलब जो नीचे का हिस्सा होता है उसके सर का, मुंह का जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं लेब्रम। यह कैसी होती है, चपटी होती है, प्लेट जैसी होती है। और स्क्लेरोइड में क्या होता है कि काइटिनयुक्त एक कठोर आवरण की बनी होती है, ठीक। तो ये एक कठोर आवरण की नीचे का हिस्सा होता है, ठीक। आगे लिखो, अतः इसे
ऊपरी होंठ भी कहते हैं, ऊपरी होंठ भी कहते हैं। इसमें दिया है सिर कोण की सबसे निचली और इसे ऊपरी होंठ भी कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है, एक मिनट, सिर कोण, सिर इसमें दिया है कि सिर कोण की सबसे निचली, तो जो सिर होता है, ठीक, तो सिर के ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, सॉरी नीचे वाला नहीं होता, और सबसे निचली मतलब आगे की ओर सबसे लास्ट वाली सबसे निचली निचला हिस्सा होता है। ठीक, इसका अर्थ थोड़ा दूसरा है। ठीक, तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा ही होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा ही होता है, लेकिन निचला होता है सबसे आगे नीचे की ओर होता है। ठीक, अतः इसे ऊपरी होंठ भी कहते हैं। इसका स्वतंत्र किनारा बीच से कटा होता है, इसका स्वतंत्र किनारा बीच से कटा होता है। ठीक, जो लेब्रम का आपको चित्र बनाना है, इस प्रकार से लेब्रम का चित्र होता है, मतलब सबसे ऊपरी होस्ट होता है ये, लेकिन जो सबसे निचले हिस्से पर स्थित होता है। ठीक, ये मुंह के सबसे निचले सबसे आगे के हिस्से पर स्थित होता है। ठीक, तो ये आपका लेब्रम जो होता है, लेब्रम का चित्र बना हुआ है, जो आप देखोगे नीचे लिखा है काकरोच सिर के उपांग में, तो लेब्रम का चित्र बना होगा सबसे ऊपर, तो इसका आपको चित्र बना लेना है लेब्रम का, अकेले लेब्रम का, सभी नहीं बनाना है, आगे हम बताएंगे और किस किस के बनाने हैं। ठीक, ऊपरी होंठ भी कहते हैं। यह लची, एक मिनट रुको, इसका स्वतंत्र किनारा बीच से कटा होता है। कटाव के दोनों ओर, कटाव के दोनों ओर, कटाव के दोनों ओर स्वाद ज्ञान की संवेदी सीटी होती हैं। कटाव के दोनों ओर स्वाद ज्ञान की संवेदी सीटी होती हैं। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको लेब्रम का अकेला चित्र बनाना है। ठीक, लेब्रम के बाद मैंडिबल, दूसरा नंबर है मैंडिबल। दूसरी हेडिंग डालना है मैंडिबल। तो जो मैंडिबल्स होती है वो नीचे का होस्ट होता है, एक ऊपर का एक नीचे का, जो साइड में दोनों होते हैं वो एक ही माने जाते हैं, क्योंकि पार्श्व में होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, इन दोनों को एक ही माना जाता है। जैसे हम कहते प्रथम मैक्सिली, एक को कहते हैं द्वितीय मैक्सिली। जो प्रथम मैक्सिली और द्वितीय मैक्सिली होती है, ये होंठ के मतलब मुंह के पार्श्व में स्थित होते हैं। एक प्रथम मैक्सिली, दूसरी द्वितीय मैक्सिली, इन दोनों को एक ही उपांग माना जाता है, और दो ये हो गए और एक जोड़ी उसमें हो गया। ठीक, अब मैंडिबल्स में लिखना है, ये लेब्रम के नीचे, ये लेब्रम के नीचे मतलब ये ऊपर और ये लेब्रम के नीचे, ये लेब्रम के नीचे
मुख द्वार के पार्श्वों में एक एक होते हैं। ये लेब्रम के नीचे मुख द्वार के पार्श्वों में एक एक होते हैं। मजबूत पेशियां इन्हें सिर कोश में जोड़ती हैं। मजबूत पेशियां इन्हें सिर कोश में जोड़ती हैं। प्रत्येक मैंडिबल्स कठोर काइटिन की त्रिकोणाकार सी रचना होती है। कठोर काइटिन की त्रिकोणाकार सी रचना होती है। इसके मुख की ओर वाले किनारे पर तीन बड़े और कई छोटे मजबूत दांत जैसे नुकीले उभार होते हैं। मजबूत दांत जैसे उभार होते हैं। पेशियों की सहायता से मैंडिबल्स अनुप्रस्थ दिशा में गतिशील होकर दांतों के बीच आए भोजन को चबाते हैं। ठीक, तो मैंडिबल्स का आपको चित्र बनाना है। देखो दो दिए हैं आपको त्रिकोणीय आकार के दिए हैं दो, तो इनका आपको चित्र बनाना है। एक ही बना लेना, चाहे दोनों बना लेना, मतलब जोड़े में होते हैं। ये मैंडिबल्स भी दो होते हैं और लेब्रम जो होता है इसके भी बीच से दो खंड होते हैं। इनके दो खंडों के बीच में एक जगह होती है, एक सांस होती है। ठीक, दो जोड़ी मतलब 4 जोड़ी होते हैं, टोटल 8 होते हैं। मैक्सिली दो होती है, एक इस साइड की एक इस साइड की, जिसे प्रथम मैक्सिली और द्वितीय मैक्सिली भी बोलते हैं। ठीक, तो मैंडिबल्स तक आपका हो गया। मैंडिबल्स का भी आपको नीचे चित्र बना लेना है और मैक्सिली का कल बताएंगे। मैक्सिली का भी चित्र बनाना पड़ेगा। तो प्रथम मैक्सिली और द्वितीय मैक्सिली दोनों एक जैसी होती हैं। प्रथम मैक्सिली का स्ट्रक्चर और द्वितीय मैक्सिली का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, तो दोनों में से आप किसी एक का भी चित्र बना लेना, दोनों एक जैसे होते हैं। बात इस एक ऐसे, एक का इस साइड मुख होता है, एक का इस साइड, ऐसे होते हैं। ये पैर होते हैं, उसके पैर जैसी संरचना होती है। ठीक, तो जो मैक्सिली होगी वो हम कल बताएंगे। आज सिर्फ मैंडिबल्स तक, मतलब 3 अंग हो गए उसके, 3 जोड़ी, 2 ही बचे हैं, तो वो 2 कल बता देंगे। ठीक।